हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक टेक कैरियर प्लेटफॉर्म पे। और मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जो STI का जो टेस्ट सीरीज आई हुई है 15 सेट है, उसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारे टेस्ट है और कुछ फुल लेंथ भी है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के क्रम में पहला जो टेस्ट सीरीज का पहला है वो हिस्ट्री का है, जिसमें आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, साथ में बिहार के इतिहास को भी जोड़ा गया है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न जो है तो मतलब 150 क्वेश्चन का है, तो हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में इस चीज़ को देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को वीडियो में शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आएगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा आप अपना मतलब धैर्य बनाए रखें और कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि कुछ भी नया फैक्ट मिले तो उस चीज़ को आप नोट कर सकें। और प्रत्येक प्रश्न में 1-2 फैक्ट कुछ ऐसे होंगे नए जो कि हम यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद में बिहार को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो ऋग्वेद जो है इसका प्रश्न, इस प्रश्न में जो है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द था। तो बिहार क्षेत्र के लिए याद रखेंगे कीकट जो था, कीकट जो है बिहार को संदर्भित करने के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त किया गया, ठीक है। और बिहार के लोगों के लिए जो प्रयुक्त किया गया वो वाक्स किया गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। और 4 ऋग्वेद आप लोग जानते हैं, अगर चारों ऋग्वेद का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट की उपाधि जो है वो नंद वंश का एक शासक थे जिनका नाम था महापद्मनंद, ठीक है। तो इन्होंने एकराट वंश की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सिक्के बिहार के किस स्थान पे पाए गए हैं। गुप्तकालीन सिक्के, माफ कीजिएगा, गुप्तकालीन सिक्के जो है वो बिहार के किस स्थान पे पाए गए हैं। तो बिहार में जो है अलग अलग सिक्के पाए गए हैं। इस फैक्ट में आप याद रखें, इस चीज में आप याद रखेंगे कि जो बक्सर और चिरांद है ना, वहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं तांबे के, ठीक है। और गुप्तकालीन सिक्के जो है ना वो हाजीपुर में पाए गए हैं। तो गुप्त काल के सिक्के जो है वो हाजीपुर में पाए गए हैं। और एक फैक्ट और आप याद रखेंगे, चिरांद और चेचर, माफ कीजिएगा, बक्सर और चेचर, ठीक है। बक्सर और चेचर में जो है वो कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है वो हाजीपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुप्त कालीन पूछा है, ठीक है। अगर कुषाण कालीन पूछता तो उसका आंसर मतलब चिरांद और बक्सर दोनों होता, लेकिन अगर बक्सर नहीं होता चिरांद के साथ जाते आप लोग, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है, ये चौथा प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है। तो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का जो संबंध है, इनका संबंध चेरो राजवंश से है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, चेरो राजवंश से इनका मतलब संबंध रहा है, ठीक है। और चेरो जो थे ये सारण, शाहाबाद, भोजपुर और साथ में चंपारण भी, पलामू जो कि झारखंड में पड़ता है, और मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य जो है वो स्थापित किया था इन लोगों ने, ठीक है। और करीब करीब 300 वर्ष इन लोगों ने शासन किया था। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट आपको पता होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन, निम्नलिखित में से कौन था। तो बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो बख्तियार खिलजी था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बारे में आपको पता होगा कि मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ, या बिहार में कई बिहार थे रहने के लिए मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए, या नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आप उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया, इस सब का जो नष्ट करने का जो काम था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। तो बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था बख्तियार खिलजी था। और इसके बारे में आप याद रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इस सबको नष्ट करने का काम जो है वो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार छठा क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और बाकी जो नए फैक्ट है उसी को मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो है ना, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है। और इसको इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी के द्वारा, जिसका पूर्ण नाम था राखल दास बनर्जी, उन्हीं के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। और ये जो है मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, जो कि लड़काना जिला है वहीं पे ये पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कुछ और भी चीजें हैं जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, जैसे आप याद रखेंगे कि महास्नानागार जो है, अन्नागिरी जो है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पशुपति महादेव की जो मोहर है मंदिर का, वो भी यहाँ से मिला हुआ है। पशुपति महादेव की मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है। तो मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो है
मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जो कि 10 भागों में शामिल है ये। और मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिट्टी का गाड़ी। इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है कि मृच्छकटिकम का तात्पर्य क्या है, प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध रचना थी इसका अर्थ क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 8वां का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन में है कुम्हार की चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। तो कुम्हार का चाक का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। ये काफी आसान प्रश्न है, जिन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा वो उनको ये चीज काफी आसान लग रही होगी, ठीक है। तो कुम्हार का चाक का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन थी। तो आयुर्वेद में सबसे पहला दर्ज संहिता जो थी वो चरक संहिता है, ठीक है, चरक संहिता। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि चरक संहिता जो है ना ये चिकित्सा से संबंधित थी। और आयुर्वेद का जो उत्पत्ति हुई है, तो ये आयुर्वेद का उत्पत्ति जो है वो वैदिक युग में हुई है, ठीक है। इसके बारे में आप ये फैक्ट याद रखेंगे, आयुर्वेद का उत्पत्ति जो है ये वैदिक युग में हुई है। और आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता जो थी वो चरक संहिता थी, ठीक है। और चरक संहिता का कार्य जो है ना वो चिकित्सा से संबंधित है। तो 3-4 फैक्ट ये रहे, इसके बारे में आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ना ये पांड्य शासक थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर, ठीक है। ये पांड्य शासक थे कुलशेखर, इन्हीं के द्वारा जो है ना 1190 ईस्वी में जो है ये करवाया गया था। मतलब 1190 से लेके और 1216 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। उसी कार्यकाल के दौरान जो है ये मुदैर स्थित मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है पांड्य शासक कुलशेखर के द्वारा कराया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कुछ अलग अलग फैक्ट टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ये फिर आप मतलब ध्यान में रखेंगे, अगर प्रश्न आता है तो इसको करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक पाए गए हैं। तो भारत में जो है ना वो नागार्जुन की पहाड़ी जो है उत्कीर्ण नागार्जुन गुहा लेक बिहार, ये बिहार में पाए गए हैं, ठीक है। बिहार के जहानाबाद में जो है ये पाए गए हैं, जहानाबाद जिले में नागार्जुन पहाड़ी है, ठीक है। और ये जो है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, प्राकृत भाषा, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो नागार्जुन गुहा लेक जो है बिहार के क्षेत्र में पाए गए हैं, बिहार के जहानाबाद जिले में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसके बारे में आप तृतीय बौद्ध संगति के बारे में जो है याद रखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगति जो है वो सबसे पहला जो है 250 ईसा पूर्व में इसकी ये हुआ था, ठीक है। और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि उसमें मौर्य वंश का मतलब मौर्य राजवंश का शासन था, ठीक है। अशोक क्योंकि मौर्य राजवंश के शासक थे। और ये जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका आंसर जो है पाटलिपुत्र पूछ रहा है, पाटलिपुत्र ही ऑप्शन दिया हुआ था, ये हो जाएगा। और अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया था, ठीक है। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में ये जो है किया गया था। तो इसका आंसर जो है ये ए हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में जो फैक्ट हमने बता दिया, आप याद रखेंगे। इस तरह से घुमा के कुछ भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में, किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक में, किस राजवंश का शासक था, तो मौर्य राजवंश का, ठीक है। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र ने, ठीक है। तो ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो आक्रमण करने का है ना वो सबसे पहले यूनानी ने किया था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो कि सिकंदर महान था उसी ने आक्रमण किया था। और उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो शक का आता है, फिर आप तीसरा नंबर जो आता है वो कुषाण का आता है, और फिर जो चौथा नंबर है वो तुर्क का आता है, ठीक है। तो आप सीरियल से भी याद रखेंगे, पहला यूनानी, ठीक है, दूसरा शक, तीसरा कुषाण और चौथा जो है वो तुर्क का। अगर सीरियल से सजाने के लिए दिया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस स्थिति में आप क्वेश्चन को करने के लिए मतलब तैयार रहें, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। ये पुस्तक वाला कुछ फैक्ट खास तौर पे प्राचीन भारत में जो भी पुस्तकें हैं प्राचीन भारत में, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उससे 1-2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगर आप प्राचीन भारत से 3-4 प्रश्न रहते हैं तो 1-2 प्रश्न पुस्तक से संबंधित जरूर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो अष्टाध्यायी का हो जाएगा वो पाणिनि होगा, ठीक है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी नामक का जो लेखक है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कैवल पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो कैवल शब्द या पद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कैवल का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। कैवल का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि इसका मतलब भी पूछ सकता है, बहुत बार ये पूछा हुआ है। इस तरह से अलग अलग प्रश्न का मतलब तरीका है उसको चेंज करके, ठीक है। और मतलब बौद्ध धर्म से जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? तो हड़प्पाकालीन जो जगह है मोहनजोदड़ो, ये आपको सिंधु नदी के तट पे स्थित है। इसके लिए आप एक अगर नाम मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कभी, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो आपने हाड़ मांस याद रखेंगे, हाड़ और मांस, ठीक है। मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु, मांस, हाड़, मांस, ठीक है। तो मांस मतलब माँ, मोहनजोदड़ो स से सिंधु, हाड़ यानी कि हड़प्पा, र से रावी, ठीक है। तो ये ट्रिक हो सकता है, अगर नहीं याद होता है तब हमेशा ट्रिक का यूज करना थोड़ा गलत होता है, क्योंकि अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका शैलश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका शैलश्रय जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और इस जो है ये चित्रित गुफा की संख्या इसमें जो है 400 के आसपास है, ठीक है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और ये मतलब भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत के जो गिरिपीठ है ना, वहीं पे ये स्थित है भीमबेटका शैलश्रय, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है 19 नंबर, ये कह रहा है किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया गया है? तो अशोक नाम का उल्लेख जो पहली बार किया गया वो मास्की शिलालेख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। यह जो मास्की शिलालेख है ना, ये मस्की नदी के तट पर स्थित स्थल है, ठीक है। मस्की भारत के कर्नाटक के जो रायचूर जिला है, ठीक है, उसी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। मस्की ये कर्नाटक जो भारत का जो मतलब क्या स्टेट है वहीं पे ये स्थित है। तो मस्की शिलालेख में जो है वो अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक नाम का उल्लेख पहली बार जो है वो मस्की शिलालेख में किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि का सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अग्नि का सर्वप्रथम जो उपयोग का प्रमाण है वो नवपाषाण युग में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अग्नि का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा और भी कुछ जान लीजिए कि कृषि की शुरुआत हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि, ठीक है, पहिया, और साथ में खानाबदोश से मतलब व्यवस्थित जीवन की शुरुआत, और भी कुछ है जैसे मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन, ये तीनों चारों जो है वो मतलब नवपाषाण काल से ही इसका प्रारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जैन धर्म यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक डैश डैश द्वारा सृजित और चलामान है। तो इसका आंसर जो है वो नियम हो जाएगा, या बुक पढ़ेंगे जब कोई भी एंशिएंट का, तो उसमें बौद्ध और जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें जैन धर्म का ये स्टेटमेंट आसानी से दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है जैन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारत में शतरंज की खेल की उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा, भारत में शतरंज की खेल की उत्पत्ति जो है वो मतलब गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ है, ठीक है। शतरंज की खेल की शुरुआत जो है गुप्त काल में हुआ है, और उस समय जो है तुरंग जो है गुप्त काल के दौरान ही इसका शुरुआत हुआ है शतरंज के खेल का। और उस समय शतरंज नाम से ना जान के इसको जाना जाता था चतुरंग के नाम से, चतुरंग के नाम से जाना जाता था इस खेल को, ठीक है। तो अब इस फैक्ट को याद रखेंगे कि भारत में शतरंज की खेल की उत्पत्ति जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जवाब देना बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर ओपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हैंसवांग भारत आया था? तो हैंसवांग भारत जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। ये एक हर्षवर्धन के काल में आया था, इसका आंसर डी हो जाएगा 24 का। और ये जो हैंसवांग कहिए या युआन च्वांग एक चीनी बौद्ध यात्री था, ठीक है। और ये 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आया था भारत, और 629 ईस्वी में, हाँ। और ये करीब भारत में 13-14 साल तक रहा था, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और इसने सीयूकी नामक जो है वो यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, जिसमें देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में मतलब विस्तृत जानकारी इसने दिया है, ठीक है। तो ये जो हैंसवांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और इसका जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी है, जिसमें भारत का जो मतलब वृत्तांत लिखा है इसने, देश का जो भी भारत का इतिहास और संस्कृति है उसके बारे में लिखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हर्षवर्धन का जो जीवन काल था, गतिविधि थी, और उसके प्रशासन कैसा था, मतलब उसका धार्मिक और शैक्षिक प्रणाली उस समय कैसी थी, उसके बारे में भी इसने जिक्र करा है अपने इस यात्रा वृत्तांत में, ठीक है। तो ये हैंसवांग का वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत सीयूकी था, और ये हर्षवर्धन के काल में था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एलिफेंटा हो जाएगा, ठीक है। और एलिफेंटा जो है मुंबई महानगर में मतलब ये है, ठीक है। और ये पर्यटक के लिए काफी मतलब मशहूर जगह है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर जो है वो एलिफेंटा हो जाएगा, क्योंकि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा जो है वो एलिफेंटा में, एलिफेंटा मतलब यहीं पे अवस्थित है, और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद का राजधानी का नाम क्या था? तो ये जो अवंतीपद का राजधानी जो था वो आपको उज्जैन था, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा 26 का। महाजनपद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ये जो अलग अलग राज्य की जो राजधानियां उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न भी हो सकता है कभी पूछ दे, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जैसे जाता है, ठीक है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का सही कालक्रम है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो है ये कालक्रम पूछ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मतलब बनाना टफ हो जाता है काफी, लेकिन इसके बारे में अगर आपको आंसर बताया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तटीय मंदिर सबसे पहले, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर मोढेरा सूर्य मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर। और इसका टाइम पीरियड मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले तटीय मंदिर का जो निर्माण है वो राज सिंह वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय को मतलब इसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि 700 से लेकर 728 ईस्वी के बीच में इसको निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ऐसे है, लेकिन इसका आंसर आप सीधा जान लीजिए कि इसका आंसर बी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है। मत विलास प्रहसन के रचयिता जो है वो ये 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र प्रथम जो है इन्हीं के द्वारा रचित है मत विलास प्रहसन, जो कि एक लघु संस्कृत नाटक है। लघु संस्कृत नाटक है ये। ठीक है, लघु संस्कृत नाटक है ये। ठीक है, और ये जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा रचित है ये। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो तमिल साहित्य का जनक जो है वो अगस्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और तमिल साहित्य का जनक जो है अगस्त को ही माना जाता है, जो कि तमिल स्रोत के अनुसार इसी अगस्त जो है वो तमिल साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न 29 हो गया। 30 नंबर देखते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है। तो आप ये डायरेक्शन याद रखेंगे, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो पूर्व में जो है वो आलमगीरपुर है। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे कि पूर्व में कौन सा स्थल है और उत्तर दक्षिण में कौन सा स्थल है और पश्चिम में कौन सा स्थल है। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी की दिशा छोड़ दीजिए, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में कौन कौन सा स्थल मतलब जगह स्थित है उसको आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत किस राजवंश में सबसे कम अवधि तक मतलब शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खिलजी वंश जो था वो सबसे कम समय तक शासन किया था, क्योंकि खिलजी गुलाम वंश का देख लेते हैं। गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेके 1290 तक शासन किया है। ठीक है, तुगलक वंश जो है वो तुगलक वंश 1320 से लेके और 1413 तक शासन किया था। लोधी वंश जो है वो 1451 से लेके और 1526 तक शासन किया है। ठीक है, और फिर एक बहुत बच्चे खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश शासन किया आपको 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से लेके 1320 तक। तो इन चारों को आप मिलाएंगे तो सबसे कम शासन जो है वो खिलजी वंश किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिय संदर्भित करता है। यवन प्रिय का अर्थ होता है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च जो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। काली मिर्च को जो है यवन प्रिय संदर्भित करता है, जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो दारा सिकोह जो था वो कादरी जो सूफी सिलसिला था उसी का अनुयायी था, कादरी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, टालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो टालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 26 जनवरी 1565 को। ठीक है, 26 जनवरी 1565 को लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, और ये जो है इसमें विजयनगर की हार हुई थी और मराठों ने इस पे जीत हासिल की थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये लड़ाई हुआ था और इसमें मराठों की विजयनगर का जो हुआ था वो हार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 35 का आंसर हो जाएगा ए। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों जो थे ना, उन्होंने ही मतलब कह सकते हैं आप, कह सकते हैं क्या यही होगा ही, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य जिसने अपने साम्राज्य में तंबाकू का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। तो भारत में तंबाकू का देन जो था वो 1605 ईस्वी में जो था ना वो पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, और इसी को देखते हुए इसका जो प्रभाव था और इसका जो मतलब अलग अलग बीमारियां थी उस चीज को ध्यान में रखते हुए, हानिकारक प्रभाव को देखते हुए, मतलब मुगल शासक जो जहांगीर था उन्होंने 1617 में, ठीक है 1617 में जो है 1617 में जहांगीर ने तंबाकू को प्रतिबंधित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ए हो जाएगा, क्योंकि रामानुजन का जो है वो 1017, ठीक है, और गुरु नानक का है 1469, चैतन्य का जो हो जाएगा वो 1486, ठीक है, और मीराबाई का जो जन्म है 1498 में। ठीक है, तो ये क्रम है जो कि ऑप्शन ए जो है ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार कौन है। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो साहित्यिक कृति नीतिसार का जो आंसर होगा, मतलब रचनाकार जो है वो कामंदक जी ने इसकी मतलब रचना किया था। ठीक है,
और इससे ये जो है ना, इसके कारण ये कामोद्दीकीय नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और ये ग्रंथ जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है ना, उसी के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है ये, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे कौटिल्य का जो कृति है अर्थशास्त्र, उसका मतलब सिद्धांत सारभूत, मतलब सार कहने का मतलब है कि उसका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके पूरे सार को प्रतिपादित किस मतलब रचना के द्वारा किया गया है, तो किसी और से नहीं बल्कि नीति सार के द्वारा किया गया है, जो कि कामोद्दक का लिखा हुआ बुक है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हम लोग को पता है कि 1761 में हुआ था, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मतलब 14 जनवरी 1761 को पानीपत का जो हुआ था ना, वो तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये जो है इसमें मतलब इस क्वेश्चन का साथ साथ आप पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था उस ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 39 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसके दिया जाता है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध 1526 में हुआ था ना, फिर मैंने बता दिया यहाँ पे 1526 में हुआ था, उसी में बाबर ने पहली बार बम और तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसी में बाबर ने प्रयोग किया था भारत में तोपों का। तो उसके बाद से भारत में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय बाबर को ही जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, किसके शासनकाल में। तो ये जो है ये किसी और नहीं बल्कि अकबर के काल में शुरू किया गया था मनसबदारी। मनसब का अर्थ होता है ना कि रैंक या पद, मतलब किसी भी आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हो तो आप अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं, तो वही मनसब का मतलब ही था रैंक या पद, ठीक है। मनसब का पद मतलब नाम था, ठीक है, जो कि मतलब ये जनता के द्वारा और सैन्य अधिकारी जो काम कर रहे थे, सैनिक कर्तव्य उनका कैसा था उसी के आधार पर यह तय किया जाता था कि किसको कौन सा पद होगा, ठीक है। तो मनसब जो मनसबदारी प्रथा थी वो अकबर के काल में शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है कह रहा है कि घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो अलाई का दरवाजा में जो है ये घोड़े की नाल की आकृति का पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। आप ये फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर भी हो जाएगा अलाई का दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। अलाई की दरवाजा 1311 ईस्वी में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था अलाई दरवाजा, और इसी में पहली बार घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान से सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि जहांगीर का जो है वो मतलब मकबरा जो जहांगीर का है वो आगरा में नहीं बल्कि लाहौर में है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बाकी सबका सही है, बाबर, हुमायूं, अकबर और ये हुमायूं, अकबर, ये तीनों का सही है। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व एकत्रित करने के लिए, ठीक है, इस प्रणाली को शुरू किया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तकराज। इसका उद्देश्य क्या था, राजस्व वसूली के लिए, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज की शुरुआत की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित व्यक्तित्व में किसने कव्वाली का जनक माना जाता है। तो कव्वाली का जनक जो है वो आमिर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो सी हो जाएगा, ठीक है। और भारत में कव्वाली का आगमन जो है वो 13वीं शताब्दी से माना जाता है, उसी के आसपास से माना जाता है, ठीक है। और मतलब गीत रचना के किसी रूप के बजाय अगर गायन की एक विधा होती है उसी को कव्वाली गायन कहते हैं, ठीक है। गीत न गा के उसको मतलब अलग अलग पद में या फिर मतलब किसी रचना के रूप में के बजाय गायन में जब उसकी प्रयुक्ति की जाती है तो उसी को जो है वो कव्वाली कहा जाता है। तो भारत में कव्वाली का जनक जो है, कव्वाली का जनक भारत में निम्नलिखित में से जो दिया हुआ है उसमें आमिर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। तो अष्ट नामक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर सी हो बी हो जाएगा इसका। और शिवाजी जो थे एक महान प्रशासक थे, इसके बारे में आप लोग को पता है, ठीक है। और मतलब आप याद रखेंगे कि उनकी प्रशासन जो थी ना उसको मजबूत प्रणाली मतलब को नींव रखने के लिए तथा उनकी सहायता के लिए जो है वो अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार जो है ना वो मंत्री परिषद का गठन किया गया था। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। तो ये शिवाजी के द्वारा ही शुरू किया गया था इस व्यवस्था को, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी ग्रंथियां है। तो ये तीनों ग्रंथियां है जो अकबर का, ये फैक्चुअल चीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किसकी कृतियां कौन है, किसने किसको लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार नहीं था। तो मध्यकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार जो नहीं था वो था चोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि चोल लोग थे, चोल शासक, उन लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार ये लोग नहीं थे। तो क्वेश्चन 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो आपको पता है कि वर्तमान झारखंड का एक जिला है, सॉरी ये गांव है रोहिणी, ठीक है, जहाँ पे 12 जून 1857 को देवगढ़ जो झारखंड है ना जिला वहीं पे स्थित है, वहीं से सबसे पहले 1857 का विद्रोह बिहार में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 49 नंबर का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चौसा का युद्ध देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चौसा का युद्ध जो है वो 26 जून 1539 को हुआ था, 26 जून 1539 को,
ठीक है, जो कि यहाँ पे 1538 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर देगा, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो ये रहा 50 प्रश्न। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले 50 क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे आपको पसंद आए होंगे, सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ आ रहे होंगे, और जो फैक्ट आपको नहीं पता है, क्वेश्चन नए हैं थोड़ा, इससे रिलेटेड आप सारे फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रहा है तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, और जल्द ही अगला वीडियो जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन रखेंगे ताकि नए वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, मैथमेटिक्स और भी सारे जो भी सब्जेक्ट के होंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग कवर आउट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।